औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? होपफुली अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि होपफुली मोर देन 80% चांसेस हैं कि कॉलेजेस जो हैं वो 15 सितंबर से ओपन हो जाएंगे। और जब कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तो SOPs के अकॉर्डिंग जो है वो फिर हमारे पास हम क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे। अभी SOPs आए नहीं हैं। आज की जो मीटिंग है उसमें डिसाइड होगा अबाउट द ओपनिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। लेकिन ये है कि आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए, ठीक है, कि SOPs को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कैसे जो है वो अपनी क्लासेस को और अपने लेक्चर्स को मैनेज करना है। सो कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, दिस इज़ चैप्टर नंबर 27, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। इसके बाद इन चैप्टर्स को, इकोसिस्टम के इन चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द जेनेटिक्स पोर्शन, जिसमें हम क्रोमोसोम एंड DNA, सेल साइकिल और उनकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इजी वन, बहुत आसान है। इसमें से 80% चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। मैं आपको सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दूंगी और हम इसको तेज़ी से कवर करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको पहले भी पता है। सो आप इसको कम्प्लीटली रीड आउट करेंगे। मैं आपको इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो व्हाट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट रिलेशनशिप? इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ मैन विद हिज एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? Environment mean the surroundings of an organism. And what is the meaning of surroundings? We have biotic factors and abiotic factors. यानी किसी भी इंसान का अपने इर्द गिर्द के माहौल के जानदार और बेजान चीज़ों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स देखेंगे कि व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का टर्म भी देंगे। Renewable resources, what are the resources? Resources are the sources. Resources वो चीज़ें हैं, वो sources हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में हम इंसान उनको यूज़ करते हैं, knowingly और unknowingly, जानते हुए। और आप ये कह सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हम हवा में सांस लेते हैं तो हमें एयर चाहिए है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। हम पानी पीते हैं, ये भी हमारा एक रिसोर्स है। हम ज़मीन पर चलते हैं, लैंड हमारा एक रिसोर्स है, और इस लैंड से जो है वो हमें प्लांट्स हमें हासिल होते हैं, जिनको हम अपनी फूड के तौर पे और बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मकासद के लिए उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिसोर्सेज से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जो कि हम बिला वास्ता और बिलवास्ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होता है कि हम इस रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, और कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमें पता नहीं होता लेकिन हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, हमारे पास जो मेजर पॉइंट्स हैं इसमें हमारे जो रिसोर्सेज उन्होंने मैंशन किए हुए हैं कि जी एयर, वी हैव द एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट, wildlife. They are the renewable resources because they never depleted. Means the resources which can be recycled again and again. जो resources हैं हमारे पास again and again हमें available होते हैं, once you utilize them and then they are again available for utilization. यानी आप एक दफ़ा उनको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो दोबारा से available होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। They are called renewable resources. Renewable resources. And non-renewable resources are those which once depleted cannot be restored again. Which are once depleted cannot be restored again means कि जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं उनको आप दोबारा से इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जैसे like for example we have the fossil fuels which are the examples of the non-renewable resources. Non-renewable resources में हमारे पास क्या है? Like fossil fuels we have coal, oil and gas. कोल, ऑयल एंड गैस, यानी कोयला है, ऑयल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और गैस है एक दफ़ा आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बर्न हो जाते हैं, ये जल जाता है तो ये दोबारा से प्रोड्यूस नहीं होता। दुनिया में इनके बहुत बड़े ज़खायर हैं बट दे आर डिप्लीटिंग वेरी स्पीडीली, बहुत तेज़ी से वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कंपैरिजन है बिटवीन द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम इन रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे जिसमें हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज में उन्होंने मेंशन किया हुआ है एयर, वाटर है, लैंड है, वाइल्ड लाइफ है।
इन रिसोर्सेज को हम लोग देखेंगे। एयर इज़ व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ अ 7 किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। यानी ज़मीन के ऊपर है जो एक ब्लैंकेट है जिसमें डिफरेंट तरह के जो गैसेस मौजूद हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन हमारी यूटिलाइजेशन के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। हर गैस के बगैर हमारी जो लाइफ है उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल है हमारे पास। एयर इज़ बीइंग पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल्स। आपकी इंडस्ट्रीज़ और आपकी जो गाड़ियों का धुआं है उसकी वजह से जो है वो आपका एयर कंटिन्यूसली पोल्यूटेड होता रहता है और उसमें डिफरेंट हार्मफुल गैसेज ऐड होती रहती हैं और इन हार्मफुल गैसेस की वजह से डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कमिंग टूवर्ड्स द वाटर, वाटर एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपकी 70 to 80% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, यानी आपके पास जो है वो बहुत कम लैंड है और जो वाटर का इतना बड़ा सोर्स है यानी सीज़ एंड ओशंस हैं हमारे पास, वो भी जो है वो सॉल्ट वाटर में आते हैं जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव ओनली 2 to 3% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन लैंड। ज़मीन पे हमारे पास सिर्फ 2 से 3% ताज़ा पानी मौजूद है। ये भी एक रिसोर्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप बेसिकली इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यू आर गोइंग टू यूज़ इट इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ है। डोमेस्टिक मतलब आप घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कि अगर आपके घर में 2 दिन के लिए पानी ना आए तो आप सोचें कि पानी के बग़ैर आपके घर में कितने काम हैं जो रुक जाएंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े पैमाने पर वाटर एज अ कूलेंट भी यूज़ होता है, रिएक्शंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम में, यानी आपका, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एक हमारे पास ज़रई मुल्क की कैटेगरीज़ में आता है, तो इसका आबपाशी का जो निज़ाम है, जो इसका ज़राअत का निज़ाम है, वो सारा इसके आबपाशी के निज़ाम पे कंसिस्ट करता है, यानी वाटर सिस्टम पे कंसिस्ट करता है। तो आपका 90% जो है वो इरिगेशन सिस्टम में वाटर यूज़ हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप पोल्यूशन के ज़रिए, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, अगर आप अपना वेस्ट मटेरियल डंप कर रहे हैं पानी के अंदर तो आप पानी को पोल्यूट कर रहे हैं और ये पानी जो है वो पॉइजनस हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, डेंजरस हो रहा है। सो वो आपके लिए इट वुड बी नॉट मोर यूज़फुल, नो लॉन्गर यूज़फुल हो जाएगा। ओके, लैंड क्या है जी? लैंड को अगर हम देखें तो ज़मीन मुराद है इससे, यानी सॉयल। सॉयल इज़ द अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन की ऊपर वाली फर्टाइल लेयर, ऊपर वाली ज़रख़ीज़ लेयर जिसके अंदर प्लांट्स उगते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हम अपनी फसलें उगाते हैं, ये जो है वो हमारे पास सॉइल कहलाएगा। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल वाटर है, एयर है एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका वाइटल रोल क्या है कि जी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। सॉइल प्रोवाइड वाटर, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। 30% ऑफ लैंड, अर्थ इज़ ओनली लैंड, बाकी जो सारा का सारा सिस्टम हमारे पास जो है वो पानी पे कंसिस्ट करता है। सो कमिंग टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक अनदर रिसोर्स दैट इज़ वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ? all the non-domesticated animals and non-cultivated plants, they are called wildlife, यानी जंगली हयात का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए उर्दू में, यानी वो तमाम जानवर जो कि घरों में नहीं पाले जा सकते। जैसे कि अब आप ज़ीब्रा घर में नहीं पाल सकते, आप लॉयन घर में नहीं पाल सकते, आप शेर को नहीं रख सकते, आप वुल्व्स को नहीं रख सकते। ठीक है। एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको आप टेम नहीं कर सकते, उनको सुधाया नहीं जा सकता। अगर आप एक आध घर में कहीं देखें कि जी एक्सेप्शनली किसी ने अपने घर में लॉयंस रखे हुए हैं, किसी ने जो है वो डियर्स रखे हुए हैं, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि ये आपके पास जो है वो पूरे पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी में शायद कोई गिन के 100-200 लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों में ये जानवर रखे हुए होंगे, वो भी प्रिकॉशंस रखे हुए होंगे, लेकिन बट स्टिल दे आर फेयरफुल। वो डरते हैं इनसे। अगर उन्होंने स्नेक भी पाले हुए हैं, शेर भी रखे हैं, वो डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, ये एक पालतू जानवर नहीं है, ये किसी भी वक्त उनके लिए ख़तरा बन सकता है। सो ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी जिनको घरों में पाला नहीं जा सकता, जो खुली फ़िज़ा में रहते हैं, एंड ऑल द नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी अपनी मर्ज़ी से नहीं, खुद ब खुद उगने वाले जो पौधे हैं, हमने नहीं, इंसानों ने नहीं उनको लगाया, लेकिन वो खुद ब खुद नेचर की हेल्प से वो खुद ब खुद उगते हैं। दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ। ठीक है। इसमें एक लंबी लिस्ट है हमारे पास जिनको हम देखेंगे कि जी जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। बट वन थिंग इज़ कॉमन, ऑल सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स एनिमल्स पे, एनिमल्स प्लांट्स पे, हर लिहाज से जो है उनकी डिपेंडेंस है हमारे पास। और द चांसेस
वाइल्ड लाइफ को अगर हम देखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कटिंग कर देते हैं, ग्रेजिंग कर देते हैं प्लांट्स की, या आप एनिमल्स को, जो आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको आप ज़्यादा किल कर देते हैं फॉर शिकार करते हैं उनको अपने प्लेजर के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, तो आप उनकी जो स्पीशी है उसके लिए एक ख़तरा है। और दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी जो ख़त्म होने के ख़तरे से दो चार हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनकी बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी दुनिया में रह गई है, दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़। दे आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दोज विच हैव कम्प्लीटली एक्सटिंक्टेड, दोज विच आर कम्प्लीटली एक्सटिंक्टेड यानी जो कभी थे अब ख़त्म हो गए, दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डायनासोर्स जो पहले थे अब नहीं हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अगर हम पाकिस्तान में ही बात करें तो हम अपने भावलपुर के इलाके की बात करते हैं, चोलिस्तान की बात करते हैं, तो काला हिरन, ब्लैक बक एक एंडेंजर्ड स्पीशी है। पहले यहाँ पे जो है, यहाँ के जो रेतली चोलिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है वो काले हिरन पाए जाते थे, लेकिन अब बहावलपुर में लाल सुहानरा की जो सफारी है उसके अंदर गिन के सिर्फ आई थिंक मोर देन 450 सिर्फ जो हैं वो ब्लैक बक्स रह गए हैं, और उनको भी कंट्रोल शेड एरिया में रखा जाता है और उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उनकी जो स्पीशी है वो ख़त्म ना हो सके। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिज्म जो पहले थे लेकिन अब वो ख़त्म होने के ख़तरे से दो चार हैं, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है जी, इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और इसमें हमारे पास एनिमल्स भी आएंगे। बेनिफिट क्या है वाइल्ड लाइफ का, कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड चेन है। Without these, the food chain can be disturbed, and such an extent that it will be very difficult to maintain the balance. Effect of changes in the environment brought about by man are becoming more and more apparent with the passage of time. सो आपको अपना जो वाइल्ड लाइफ का बैलेंस है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका पूरा फूड चेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एनर्जी के हवाले से होगा, क्योंकि उसमें हम सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो करेंगे, रीड आउट करेंगे, उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। आप जो है वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट है इसको रीड करें और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच।